तो यूजुअली क्या वेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ? नॉर्मल 9 महीने का बच्चा जो पैदा होता है उसका वजन होता है 3 किलो। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, खास तौर पे पेरेंट्स को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी? अभी अगर वर्ल्ड वाइड हम सिनेरियो देखें, अराउंड 7 to 10% ऑफ द बेबीज जो बॉर्न होते हैं प्री मैच्योर डिलीवर होते हैं। प्री मैच्योर क्या होता है? 9 महीने से पहले ही पैदा होना, बिल्कुल। उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। बच्चा 3 हफ्ते तक वेंटिलेटर पे रहा, 3 हफ्ते तक? 3 हफ्ते तक इनवेजिव वेंटिलेटर पे, लेकिन बिकॉज ऑफ गुड नर्सिंग केयर बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, फिर वो एक्सटुबेट हो गया, फिर वो डिस्चार्ज हो गया। एंड मतलब दैट वाज अ मिरेकल दैट आई व्हाट सॉ। वाज द फीलिंग दैट टाइम जब आपने उनकी मदर या उनके पेरेंट्स को कहा कि नाउ द बेबी इज फाइन? तो वो अलग ही फीलिंग होती है। उर्जान पॉडकास्ट के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ डॉक्टर्स की। वो डॉक्टर्स जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और उनसे जानते हैं अलग अलग डिजीज़ के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर बशीर, जो डायरेक्टर है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नूरा हॉस्पिटल में। तो स्पेसिफिकली इनसे बात करेंगे उन बच्चों के बारे में, उन न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में जो केयर की ज़रूरतमंद होते हैं, जिन्हें केयर की ज़रूरत रहती है पैदा होने के बाद ही। क्या कुछ परेशानियां वो फेस करते हैं, क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को फेस करनी पड़ती है। तो ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर तनवीर से लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत इस्तकबाल डॉक्टर साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू। अस्सलाम। सबसे पहले लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपके बारे में जाने, क्योंकि आपकी बात पे यकीन करना है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर तनवीर है कौन। आप एक स्पेशलिस्ट हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर शोबे में। तो आपकी पढ़ाई एमबीबीएस, उसके बाद जो आपका पीजी है वो कहाँ से हुआ है, किस तरीके से आप इस सेक्टर की तरफ आए? मेरा नाम डॉक्टर तनवीर बशीर है। मैं बेसिकली सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो बोर्डिंग स्कूल में हुई है। फिर मैंने एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से किया है। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी पीडियाट्रिक्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से ही हुई है। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है नियोनेटोलॉजी में, जो कि एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के थ्रू मैंने हैदराबाद से किया है 3 ईयर सुपर स्पेशलिटी कोर्स, जिसमें कि मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था अपनी माशाल्लाह। थीसिस जो रिसर्च वर्क होती है उसके लिए। उसके बाद मैंने मतलब आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू माय होमलैंड, और चूंकि उस टाइम यहाँ प्राइवेट सेक्टर में न्यूनेटोलॉजी का कंसेप्ट नहीं था, सो हमने यहाँ पे एक एनआईसीयू स्टार्ट किया प्राइवेट सेक्टर में। So we started with around 5-bedded NICU. Then presently we are, alhamdulillah, having 26 bedded NICU at Noora Hospital, and we are doing a wonderful job. We have saved more than 1,500 extreme preterm newborns till date in last 6 years. ओके। जैसे आप जिस फील्ड में काम करते हैं या जिसके आप डायरेक्टर हैं नूरा में, सो वो बेसिकली न्यू बॉर्न्स का इंटेंसिव केयर यूनिट है। Exactly. क्योंकि आईसीयूज हम देखते हैं वो पेशेंट्स जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जिनकी कंडीशंस ठीक नहीं होती, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। और उसी तरीके से एनआईसीयू है, अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एनआईसीयू बेसिकली बच्चों का आईसीयू है। तो ये कंसेप्ट कश्मीर में पहले क्यों नहीं था, और जब शुरू हुआ तो किस तादाद में, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, जो फ्लो है वो नूरा हॉस्पिटल में आने लगा? तो जो नियोनेटल आईसीयू है कश्मीर में था पहले भी, बट गवर्नमेंट सेक्टर में था, प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। 2016 में एक हॉस्पिटल ने यहाँ स्टार्ट किया था, बट विद इन 6 months दे हैड स्टॉप्ड दैट एनआईसीयू। फिर 2019 में हमने एनआईसीयू स्टार्ट किया नूरा हॉस्पिटल में। तो वी स्टार्टेड विद 5-bedded NICU.
तो वी हैड 2 वेंटिलेटर्स एट दैट टाइम। तो फिर बिकॉज़ जो न्यूबॉर्न सिक न्यूबॉर्न्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, और उनको कैटर करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो उतने बच्चों को कैटर नहीं कर पाते हैं। फैसिलिटी है नो बट डाउट अबाउट दैट। यस, लोड ज़्यादा है। तो देन वी गॉट एडमिशंस, बच्चे आने लगे, फिर हमारे रिजल्ट्स अच्छे थे तो एडमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो वी हैड टू इंक्रीज आवर बेड स्ट्रेंथ। तो फिर वी एडेड 6-7 बेड्स मोर, एंड इन लास्ट ईयर we are now 26 bedded, and alhamdulillah most of the times our NICU is full with the newborns, जो sick newborns होते हैं। तो जितनी नीड है उतना केटर कर पाते हैं, मतलब उतनी कैपेसिटी है या और ज़रूरत है? और ज़रूरत है। तो क्या हुआ जब हमने ये स्टार्ट किया NICU एंड लोगों ने देखा कि आउटकम्स अच्छे हैं, अब दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने भी अब स्टार्ट किया है NICU फैसिलिटी इन देयर हॉस्पिटल्स एज वेल। सो अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट कितनी है या कितनी जगहों पे होता है, इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती क्या है। तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ कि क्या जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, यूजुअली जो 7 मंथ या 8 मंथ में जिनका बर्थ होता है, क्या उन्हें भी NICU की ज़रूरत होती है? क्या वैसी कंडीशंस आती है? और हम इतना मेडिकल को नहीं जानते, लेकिन हमने यूजुअली ऐसी बात सुनी है कि 7 महीने वाला बच्चा बेटर कंडीशन में होता है एज कम्पेयर टू 8 मंथ्स। तो क्या ये सही है? और अगर इनको ज़रूरत होती है तो इन्हें किन कंडीशंस में रखा जाता है? तो जो आपने बोला प्री मैच्योर बेबीज, तो अभी अगर वर्ल्ड वाइड हम सिनेरियो देखें, अराउंड 7 to 10% ऑफ द बेबीज जो बॉर्न होते हैं, 7 to 10% जो होते हैं प्री मैच्योर डिलीवर होते हैं। प्री मैच्योर क्या होता है? 9 महीने से पहले ही पैदा होना, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। जो 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही पैदा हो जाए बच्चे, उनको प्री मैच्योर बोलते हैं। उसमें भी फिर होती है स्टेज, एक को बोलते हैं हम लेट प्रीटर्म, अगर वो 8वें महीने में पैदा होते हैं। फिर होते हैं मॉडरेट प्रीटर्म, 28 to 32 वीक्स, अगर उससे नीचे 28 हफ्तों से नीचे बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम प्रीटर्म। तो ये कैटेगरी इसलिए है कि उनकी डिजीज डिफरेंट होती हैं और उनके फिर आउटकम्स डिफरेंट होते हैं, उनको उस लेवल का केयर चाहिए होता है। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो वर्ल्ड का देखें या हमारे कश्मीर का देखें, तो अराउंड 7 to 10% ऑफ द बेबीज आर बॉर्न प्रीटर्म, जिनको की ICU की ज़रूरत पड़ती है। NICU की ज़रूरत? यस, NICU, नियोनेटल ICU की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ अभी क्या हो गया है, इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंट सर्वे जो इंडिया की गई, उसमें जो है इनफर्टिलिटी रेट J&K की सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और जब इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है तो आपके जो फिर जो प्रेगनेंसीज हो जाती है उसके बाद IVF के थ्रू या दवाइयों के थ्रू, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बनती है। और वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत चांस होता है कि बच्चा पहले ही पैदा हो जाएगा। और जब वो पहले ही पैदा हो गया तो वो प्रीमैच्योर पैदा होगा, और उसको बिकॉज वो प्रीमैच्योर है, दैट मीन्स कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अभी मैच्योर नहीं है, उनको और केयर की ज़रूरत है। तो मोस्ट ऑफ दीज बेबीज लैंड अप इन NICU। तो डॉक्टर साहब, यूजुअली प्रीमैच्योर बेबीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किन चीज़ों में उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो वो उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। जो ये प्रीमैच्योर बेबीज जब पैदा होते हैं तो पहले ही इनको डिलीवरी से पहले ही केयर स्टार्ट होता है इनका। तो एंटीनेटल से ही अगर हम इनको अच्छा आउटकम देना चाहे तो द इंटरवेंशन स्टार्ट बिफोर डिलीवरी। उसमें ओबस्टेट्रिशियन का बड़ा रोल रहता है। एक दवाई होती है, उसको बोलते हैं एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो वो देने होते हैं मदर को व्हेन यू आर एंटिसिपेटिंग दैट द मदर में डिलीवर प्रीमैच्योरली। तो मदर को एक दवाई देनी होती है जिससे इन बच्चों के लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, ब्रेन मैच्योर हो जाता है, इंटेस्टाइन मैच्योर हो जाता है, स्किन मैच्योर हो जाती है, एंड दैट
मेडिसिन जो है उसने जो है नियोनेटल आउटकम्स प्री टर्म बच्चों के बहुत इम्प्रूव किए हैं। 50% इम्प्रूवमेंट जो नियोनेटल आउटकम्स के हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, एंड दिस ड्रग इज टू बी गिवन टू मदर्स बाय द ऑब्स्टेट्रिशियन। सो इनका जो केयर होता है स्टार्ट बिफोर डिलीवरी होता है। फिर होता है डिलीवरी। इनकी जो डिलीवरी होनी चाहिए, इनकी डिलीवरी उस सेटअप में होनी चाहिए जिस सेटअप में आपको इन हाउस NICU अवेलेबल होगा। यानी कि मतलब जब ऐसे पेरेंट्स जब उनको पता चलता है कि हमें प्रीमैच्योर डिलीवरी होने वाली है, तो उनको आइडियली ये पहले देखना है कि जहाँ पे हम डिलीवर करेंगे वहाँ पे ICU है बच्चों का कि नहीं है। तो इन हाउस डिलीवरीज ऐसे बच्चों के होती हैं, तो देखा गया है कि उन बच्चों के आउटकम्स बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू अगर बच्चा एक हॉस्पिटल में डिलीवर हो फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए NICU के लिए। सो दिस इज ड्यूरिंग द डिलीवरी। फिर जब ये बच्चे पैदा होते हैं, पहले जो प्रॉब्लम इनको होती है वो होती है ब्रीदिंग की प्रॉब्लम। क्योंकि लंग्स इनके मैच्योर नहीं होते हैं, तो इनको इमीडिएट रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है हमें। सो वी स्टार्ट देम इन द लेबर वार्ड ओनली, उसको बोलते हैं हम डिलीवरी रूम CPAP। उस CPAP पे स्टार्ट करते हैं, ICU में शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पे उनको वहाँ पे CPAP लगाते हैं। फिर कुछ बच्चों को हमें एक दवाई देनी पड़ती है, उसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। फिर धीरे धीरे दे इम्प्रूव रेस्पिरेटरी वाइज। उसके बाद जब रेस्पिरेटरी वाइज बेटर हो गए, फिर हमें उनका न्यूट्रिशन देखना होता है, फिर हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। इनको ना बहुत इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑल ऑर्गन्स आर प्रीमैच्योर। हर कोई ऑर्गन प्रीमैच्योर, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन टू स्किन। तो ब्रेन में इनको ब्लीड होने का रिस्क रहता है, तो इसीलिए इनको जेंटल केयर करना होता है। हमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी है इनिशियल पीरियड में, पर्टिकुलरली एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी जो होते हैं। आंखें उनकी जो आंखों के पीछे ये रेटिना होता है, सुषुन असा पूर्व बनामत की, तो उसके लिए हमें उनको देखना होता है। डॉक्टर साहब ऑप्थेमॉल्स आते हैं, वो उनको चेक करते हैं वेदर इट इज़ डेवलपिंग नॉर्मली और नॉट। देन रेस्पिरेटरी वी डिस्कस। देन इंटेस्टाइन का जो मैंने बोला, न्यूट्रिशन में हमें इनको ह्यूमन मिल्क ही देना होता है। अगर फॉर्मूला देंगे तो दे मे लैंड अप इन प्रॉब्लम ऑफ द इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं हम स्वेलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, NEC बोलते हैं उसको। एंड दे मे डेवलप, इन्फेक्शन का बड़ा रिस्क रहता है, तो इसीलिए इनको नर्सिंग केयर बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो आपकी वसाजत से मैं बोलना चाहूँगा आपके लिसनर्स को कि हमारे NICU में वी हैव 24 नर्सेज इन आवर NICU फॉर 26 babies. So we have 8 nurses in each shift. So 1:2 नर्सिंग है, यानी कि 2 बच्चों को 1 नर्स है हमारे सेटअप में। दैट इज़ वन रीज़न कि हमारे आउटकम्स अच्छे हैं, क्योंकि हमें इन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होता है। दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस। फिर इनको वही जॉन्डिस जो आपने बोला, जॉन्डिस का रिस्क रहता है, उसके लिए हम उनको इवेलुएट करते हैं। अगर जॉन्डिस निकलता है तो उसको ट्रीट करते हैं। फिर फैमिली सेंटर्ड केयर देना होता है, यानी कि फैमिली को हम इन्वॉल्व करते हैं। मदर्स आती हैं, बच्चे को टच करती हैं, स्किन टू स्किन, उसको KMC बोलते हैं, वो देती हैं। तो मोस्ट लाइक अगर एक एक्सट्रीम प्रीटर्म यानी कि 28 वीक्स से नीचे वाला बच्चा, 1 किलो से नीचे वाला बच्चा एडमिट होता है हमारे NICU में, उसको यूजुअली 2 महीने ऑन एन एवरेज लगते हैं डिस्चार्ज होने में। और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो आउटकम है, इट्स अराउंड ओवरऑल जो हमारा स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है कि अराउंड 98% ऑफ द बेबीज जो हमारे यहाँ एडमिट होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह घर सही सलामत जाते हैं। 98% सर्वाइवल रेट है ओवरऑल। फिर डिफरेंट जेस्टेशन में डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो इसमें जो हम लेमैन टर्म्स में सुनते हैं कि 7 महीने और 8 महीने में 7 महीने वाला बेहतर है या बच जाता है, इच्छा पोज के नीचे बैल का था आँख फैले। नो, दिस इज मिथ ओनली। ऐसा नहीं है। जितना जेस्टेशन कम होगा, जितना ज़्यादा प्रीमैच्योर होगा, उतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। ओके। तो प्री मैच्योर बेबीज की अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो प्री मैच्योर बेबीज में सर्वाइवल के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं या कितने कम होते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उस बच्चे का बर्थ वेट कितना है और वो किस वीक में पैदा हुआ है। वेदर ही इज़ बॉर्न लेट प्रीटर्म, मॉडरेट प्रीटर्म और एक्सट्रीम प्रीटर्म। जितना नीचे जाता है, जितना अर्ली, जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ 24 हफ्तों का बच्चा भी एक बच्चा है, 24 वीकर एंड 600 ग्राम्स एट बर्थ।
ओनली 600 600 ग्राम। ग्राम्स एट बर्थ। तो वो बच्चा हमारे यहाँ बचा है। और 24 वीकर का बचना हो गया कि वैसे बच्चे अच्छे सेंटर्स में बचते हैं, मतलब जो वर्ल्ड के अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ पे वैसे बच्चे बचते हैं। हमारे यहाँ भी 24 वीकर बच्चा बचा है और 600 ग्रामर बच्चा बचा है। जस्ट 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा और 600 ग्राम का बच्चा, मतलब वेट भी मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने का बच्चा है, उसका वजन 1 kg है, उसके आउटकम्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू 6 महीने का बच्चा और 600 ग्राम का। हाँ, तो यूजुअली क्या वेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ? नॉर्मल 9 महीने का बच्चा जो पैदा होता है उसका वजन होता है 3 किलो। 3 किलो। हाँ, 3 kg ओके। एवरेज सो वेट। ये स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन एक तो हम इसमें बात करते हैं जो प्री मैच्योर बेबीज हैं, उसके अलावा क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनको NICUs की ज़रूरत होती है? जॉन्डिस का जिक्र हमने इंटरव्यू से पहले इसलिए किया था क्योंकि आजकल जहाँ कहीं भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 में से 5, 10 में से 6 ऐसे केसेस हैं जहाँ हम सुनते हैं कि इनको पैदा होते ही जॉन्डिस था, फिर इन्हें NICU में रखा गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, या इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ी थी। तो स्पेसिफिकली अगर हम जॉन्डिस से शुरू करें, तो क्या जॉन्डिस काफ़ी कॉमन हो गया है कश्मीर में? अगर हुआ है तो उसका रीज़न क्या है? तो जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस जो न्यूबॉर्न पैदा होते हैं 9 मंथ्स के भी जो न्यूबॉर्न के टर्म बेबीज जो पैदा होते हैं, तो जैसे आपने बोला 10 में से 5 बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है, होता है, हो सकता है क्या, होता है। तो उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, तो उसमें हमें देखना होता है कि अगर बच्चे का जो ये जॉन्डिस है और वो जॉन्डिस जो होता है बच्चे को पहले हफ्ते में होता है, फर्स्ट 1 वीक ऑफ लाइफ में बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। और उसमें फिर हम देखते हैं कि वेदर दिस जॉन्डिस इज इन द रेंज ऑफ दैट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और ये ज़्यादा हो गया से 10 में से 5 बच्चों को जॉन्डिस हो गया, तो जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, उन 5 में से एक बच्चे को ज़्यादा जॉन्डिस हो जाएगा जिसको कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाकी 4 जो हैं उनको वो जॉन्डिस खुद ही ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब ये बच्चे पैदा होते हैं, अभी जो रिकमेंडेशन है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, वो ये है कि आपको जब वो बच्चा पैदा हुआ, वो घर गया, आपको उनको वापस बुलाना है फॉलोअप के लिए 4थे या 5वें दिन। एग्जामिन करना, पीडियाट्रिशियन को देखना है, उसको एग्जामिन करना है जॉन्डिस है, कितना है, नॉर्मल रेंज में है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको एडमिट करना है या तो फोटोथेरेपी देनी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें ब्लड चेंज करना पड़ता है। अगर नॉर्मल रेंज में है तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट है कि जॉन्डिस हो गया तो पीर के पास जाना है। तो पीर के पास जब जाते हैं, मैंने जो एग्जांपल दी, 5 बच्चों को जॉन्डिस हो गया, 5 में से 4 को वो खुद ही ठीक हो जाएगा, 1 को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दैट कैन कॉज ब्रेन डैमेज एंड दैट इज़ परमानेंट, उसका इलाज नहीं है। अब जब ये पाँचों के पाँचों पीर साहब के पास जाते हैं, 5 में से 4 बच्चों को खुद ही ठीक होना है, तो वी एट्रीब्यूट दैट टू द पीर साहब ने ठीक किया। वो जो एक बच्चा खराब हो गया, वो कोई नहीं देखता है। एंड वी हैव सीन व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, वी हैव सीन लॉट ऑफ बेबीज जो जॉन्डिस की वजह से उनको ब्रेन डैमेज हो गया, फिर वो लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप्ड रह गए, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रह गए। रीज़न क्या है? जॉन्डिस होता क्यों है? इज़ इट समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, या इन बिटवीन कुछ होता है, माँ की डाइट पे डिपेंड करता है, या और कुछ वजह है जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है? जैसे मैंने आपको बोला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसमें ब्लड सेल्स ज़्यादा होती हैं। बच्चों में जो ब्लड सेल्स उनकी एज थोड़ी कम होती है, तो हीमोलिसिस थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो उनका लिवर होता है, लिवर में एक एंजाइम होता है हमें, जो इस जॉन्डिस को मेटाबोलाइज करता है, फिर स्टूल के साथ ही निकल जाता है, यूरिन स्टूल के साथ। वो एंजाइम अभी उनको उतना मैच्योर नहीं होता है, तो बाय द एंड ऑफ 1 वीक ऑफ लाइफ वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो जॉन्डिस उनको ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हाँ, तो लेकिन कुछ ऐसे बच्चे नॉट रिलेटेड टू डाइट ऑफ द मदर। ओके, सो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ बिल्कुल भी जॉन्डिस नहीं होता है बच्चों को, हेल्दी बेबीज होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, 10 में से 5 को ही होगा, 5 ठीक होते हैं। तो वो 5 में ये सारी चीजें नहीं होती है, इन किसी की डेफिशिएंसी या कोई चीज ज्यादा उस मिकदार में नहीं रहती। ठीक है, तो जॉन्डिस के अलावा ऐसी और कौन सी सीवियर चीजें हैं जो खास तौर पे स्पेसिफिकली इन कंटेस्ट ऑफ कश्मीर, अगर हम बात करें, कश्मीर में बच्चों में देखी जाती है जिनको NICUs की जरूरत पड़ती है? जैसे
जो 9 मंथ्स के बच्चे पैदा होते हैं, तो देखा गया है अराउंड 10% ऑफ द बेबी जब वो पैदा होते हैं, उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बिकॉज़ इट्स अ ट्रांज़िशन, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा हो गया, उसको जो माँ से मिल रहा था सब कुछ, वो कट हो जाता है। इमीडिएटली उसको फिर खुद ही मतलब इंडिपेंडेंटली बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस शुरू हो गुजारनी है, जाता है। निकालनी है। तो उस टाइम कुछ बच्चों को, जो वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, कुछ बच्चों को थोड़ा डिलेड ट्रांजिशन होता है, तो वो क्राई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मतलब रिकमेंडेशन है कि जब भी डिलीवरी होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, घर पे डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी वहाँ पे एक बर्थ अटेंडेंट होना चाहिए जिसको बच्चे को हैंडल करना आए, प्रेफरेबली ए पीडियाट्रिशियन और ए नियोनेटोलॉजिस्ट। तो क्योंकि 10% ऑफ द बच्चे जो कि टर्म है, यानी कि 9 महीने के पैदा हुए, 10% उनमें से, जो 100 बच्चे पैदा हुए, 100 में से 10 बच्चे जो हैं, उनका ट्रांजिशन थोड़ा डिलेड होगा। अगर उनको केयर उस टाइम नहीं मिलेगा तो दे में लैंड अप इन अ प्रॉब्लम। सो वो ट्रांजिशन क्या होता है, उनको क्राई करना होता है। जो फर्स्ट क्राई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। सो इसमें थ्री इडियट्स का ऑल इज वेल कुछ नहीं करेगा, वो नहीं, वो रोना फिर भी है बच्चे। रोना जरूरी है। अगर व्हेन अ बेबी क्राइज, व्हेन अ बेबी इज बोर्न एंड अ बेबी क्राइज, जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, नियोनेटल्स होता है, वो खुश हो जाता है। इवन ओबस्टेट्रिशियन भी खुश हो जाते हैं, बच्चे ने क्राई किया। वो पहला क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रांजिशन फेज जिन बच्चों का थोड़ा डिले हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। कैसे? हाइपोक्सिक डैमेज हो सकती है, क्योंकि आपने जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया, उसके बाद बच्चे को खुद ब्रीदिंग करनी है। ऑक्सीजन जो ब्रेन को जाएगा वो तभी जाएगा जब बच्चा ब्रीथ करेगा। तो वो प्रॉब्लम होती है। से दैट इज द सेकंड। पहला जो रीज़न है बच्चों का आईसीयू में जाने का, एक वो है अभी नंबर 1 जो है पूरे वर्ल्ड में, वो है प्रीमैच्योरिटी। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आईसीयू में एडमिट होने का रीज़न, वो है एस्फेक्सिया। अगर बच्चे ने ब्रीथ नहीं किया तो वो एक रीज़न होता है उनको एडमिट होने का। और ये 9 मंथ के बेबी के साथ भी हो सकता है, किसी बच्चे के साथ भी हो सकते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड ए पीडियाट्रिशियन शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सो दैट अगर बच्चे को कुछ ट्रांजिशनल डिले हो जाता है, ही विल हेल्प द बेबी so that उसको प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ और ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो बच्चों में आजकल देखने को मिल रही है, कोई नया ट्रेंड? क्योंकि जॉन्डिस तो हम काफी वक्त से देखते आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और चीजें जो आपके केसेस आते हों, आपके पास केसेस आते हों, आपके हॉस्पिटल में आते हों, जो डिफरेंट चीज हो? क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं ये तो आप ग्लोबली देखते हैं। इज इट समथिंग एल्स जो यूजुअली बच्चों में देखा जाता है? यूजुअली नियोनेट्स में, मतलब जो ओवरऑल पूरे दुनिया में, वो हमारे कश्मीर में भी सेम है। तो कोई डिफरेंट एज सच तो नहीं है, जो कॉमन है बाकी जगह भी, यहाँ पे भी वही सेम ही चीज़ें कॉमन है। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए? खास तौर पे पेरेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी? तो जैसे जब व्हेन द पेरेंट्स आर प्लानिंग द बेबी, तो पहले ओबस्टेट्रिशियन को के साथ मिलना है, बिकॉज कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी होती हैं। फोलिक एसिड है, दैट हैज़ टू बी स्टार्टेड व्हेन यू आर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। फोलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो फोलिक एसिड स्टार्ट करना है। देन हेल्दी डाइट खाना है, एक्टिव रहना है, सीडेंटरी लाइफ नहीं गुजारनी है, और जंक फूड कम करना है। तो यहाँ देखा गया है कि और अर्ली, मतलब हमारे कश्मीर में अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लेट मैरिज बहुत बढ़ गई है। उस लेट मैरिज की वजह से क्या होता है कि कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ these newborns or born to mothers who have married for 5 years, 10 years, 15 years, 15 साल हो गए होते हैं। और उसका एक बड़ा रीज़न जो है इनफर्टिलिटी का, वो ये है कि लेट मैरिजेस हमारे यहाँ होती हैं। तो लेट मैरिज शुड बी अवॉइडेड, जंक फूड शुड बी अवॉइडेड, और सीडेंटरी लाइफ, वो ओबेसिटी, दैट हैज़ टू बी टैकल्ड। तो ये चीजें अगर इंसान फॉलो करेगा तो यूजुअली ऐसे चीजें नहीं, ऐसे केसेस कम देखने को कम मिलेंगे। देखने को तो ये प्री मैच्योर बेबीज खास तौर पे इन्हीं रीजंस की वजह से होते हैं, क्योंकि ये तो अब वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। तो इनमें कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि ऐसा होता है, या इट इज समथिंग बायोलॉजिकल? हाँ, तो मल्टीपल रीजंस हैं प्रीमैच्योरिटी के। क्यों प्रीमैच्योर
डिलीवरी करनी पड़ी। एक होता है माँ को लेबर स्टार्ट हुआ प्रीमैच्योरली, 7वें महीने में ही लेबर स्टार्ट हुआ, वो एक रीज़न है। दूसरा हो गया कि पानी लीक हो गया, लीकिंग बोलते हैं उसको, PPRM, ओके लीकिंग हो गई। ओके थर्ड रीज़न है माँ को ब्लड प्रेशर चढ़ गया, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। चौथा रीज़न जो है, जो मोस्ट कॉमन है, वो ये है कि बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको जो भी जाता है से ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है मदर के यूट्रस के साथ। सो देखा गया है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, जो प्लेसेंटा अच्छे से यूट्रस के साथ अटैच नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो माँ को ब्लड प्रेशर आ जाता है, दूसरा जो है बच्चे को ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं जाता है। तो दैट इज अराउंड 30% ऑफ द प्रीमैच्योर डिलीवरीज आर बिकॉज ऑफ दिस डॉपलर कॉम्प्रोमाइज, जो बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। जब बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, हम वो कैसे हमें पता चलता है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो होता है डॉक्टर साहबा, वो मदर को बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जब डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। तो उसकी भी अपनी स्टेज होती है, कम जा रहा है, एक स्टेज में जा रहा है, दूसरे स्टेज में नहीं जा रहा है। थर्ड वन इज कि रिवर्सल फ्लो है। जब रिवर्सल फ्लो हो जाता है तो उस सूरत में बच्चे को माँ के पेट में रखना इज लाइक यू दैट में लैंड अप इन IUD एनी टाइम। तो उस सूरत में उसको बाहर निकालना पड़ता है, प्रीमैच्योरली डिलीवर करना पड़ता है। दीज आर द रीजन फॉर प्रीमैच्योर डिलीवरीज। ओके, सो NICUs जो हैं, क्या ये कॉस्टली है? क्या इनका ट्रीटमेंट, ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है? क्योंकि एक चीज़ हमारे जहनों में यूजुअली आती है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम सोसाइटी देखें, इट्स ए मिडिल क्लास सोसाइटी, तो क्या ये ट्रीटमेंट्स महंगे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल का जब नाम आता है तो जहन में ऑलरेडी वो ख्याल आता है कि द्रोग सूरी एक्सपेंसिव होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो ICU है, ओवरऑल ICUs जो होते हैं वो महंगे होते हैं। अब जब नियोनेटल ICU है तो वो ज़्यादा ही महंगा, क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत महंगे होते हैं, दवाइयाँ महंगी होती है, आपको डॉक्टर्स रखने हैं, आपको नर्सें रखनी है। तो ये ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो महंगा होता है। बट हमने अपने हॉस्पिटल में जो NICU केयर जो हम देते हैं, वी आर ट्रीटिंग 90 to 95% ऑफ आवर बेबीज जो हमने अभी तक ट्रीट किए हैं, वी हैव ट्रीटेड देम ऑन द गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड जो है, जो आयुष्मान भारत है, उसमें हमने उनको ट्रीट किया है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेशेंट्स। सो मतलब हमारा व्हेन वी स्टार्टेड आवर NICU, तो हमने देखा कि जब हम बच्चों को एडमिट करते थे, जब वो बच्चे आते थे हमारे पास, तो जब हम विल डिस्कस द प्रोग्नोसिस, विल डिस्कस द फाइनेंसेस विद द पेरेंट्स, तो हमने देखा कि बहुत सारे गरीब वो अफोर्ड नहीं कर, अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा रीजन। देन वी डिस्कस कि हम क्या करें। फिर हमने देखा कि ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने यहाँ स्टार्ट की है, ऑल्दो उस स्कीम में जो वहाँ से पैसे आते हैं दैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो हमने बोला नहीं, हम करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी ओनली, वी आर हियर टू सर्व। तो हमने फिर वो अपने हॉस्पिटल, वी आर द ओनली हॉस्पिटल जहाँ पे NICU में गोल्डन कार्ड सर्विसेज अवेलेबल है। एंड जो हमने अभी तक 1500 से ज़ायद बच्चे बचाए हैं, उसमें से 95% बच्चे जो है हमने गोल्डन कार्ड पे ट्रीट किए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव। ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव। ओके, सो काफ़ी चीज़ें आपने बताई। इज़ देयर एनीथिंग एल्स जिसकी वजह से NICUs में बच्चे एडमिट होते हैं? क्योंकि मेजर रीजंस तो आपने डिस्कस किए और आपने एक्सप्लेन भी किए, और जो टॉप चीज़ें हैं जो दुनिया भर में देखी जाती है और वही जम्मू कश्मीर में या कश्मीर सेंट्रिक भी रहती है, कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं कि बच्चे को आपने या उनको आपने रिलीव कर दिया, उन्होंने आपको छुट्टी दे दी, घर चले गए, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई जिसकी वजह से दे लैंड इनटू NICU? तो जो आप बोल रहे हैं कि एक मेजर रीज़न जो होता है रीएडमिशन का, वो होता है इन्फेक्शन। घर पे आपने ऐसे बच्चों को लिया, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो बिकॉज जो बच्चा और बूढ़ा जो बोलते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो पर्टिकुलरली प्रीटर्म बच्चे, उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होती है। जब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं, वो घर जाते हैं, तो हमने देखा है मोस्ट ऑफ द रीएडमिशंस आर
बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। घर Infections. पे वो एक साथ रहे, पर्टिकुलरली विंटर्स में एक ही कमरे में रहते हैं, किसी को जैसे अडल्ट को जो बड़ा है उसको अगर कोल्ड कफ होगा, उसी इन्फेक्शन से इस न्यूबॉर्न को निमोनिया हो सकता है। तो Okay. इन्फेक्शंस और द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रीएडमिशन ऑफ सच बेबीज। Okay. इसीलिए जब हम इनको डिस्चार्ज करते हैं, व्हाट वी डू इज हम पेरेंट्स और जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप वैक्सीन ले लो, फ्लू का वैक्सीन ले लो। और बच्चे को, जो हमें एक्सट्रीम प्रीटर्म बच्चे हैं, उनको हम जो एफोर्ड कर पाते हैं पेरेंट्स, उनको हम एक RSV करके एक वायरस है जो मोस्ट कॉमन रीज़न है इनको रीएडमिशन होने का, तो उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन अवेलेबल है, वो हम देते हैं। थोड़ा महंगा होता है, बट जो एफोर्ड कर पाते हैं उनको हम वो दे देते हैं। एंड वी लाइक ट्रेन द मदर्स एंड द फैमिली बिफोर डिस्चार्जिंग। 2-3 दिन तक उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको हम बताते हैं कि कैसे केयर करना है, हैंड वॉश करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, फिर ही हम उनको डिस्चार्ज करते So you basically guide them. Yeah. एक पूरा मैनुअल आता है जो उनको बताया जाता है कि किस Exactly, तरीके से आपको घर में हैं। behave हैंड्स करना है। ऑन ट्रेनिंग होती है। Okay. So is there any instance, special instance जो आपकी वो life changing instance जो हुआ हो? क्योंकि हमने सुना है कि नूरा हॉस्पिटल में एक बेबी इसी तरीके से प्रीमेच्योर था और समथिंग लाइक दैट इन NICU, एंड जब उसकी जान बच गई इवेंचुअली तो उसके घर वालों ने उसका नाम नूरा हॉस्पिटल के नाम पे रखा है। हाँ। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस अगर आप बता सकें, शेयर कर सकें। तो 2 पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्ची का नाम नूरा रखा। तो एक जो थी, शी वाज बोर्न एट 28 वीक्स, ट्विंस थे वो। एक जो नूरा है वो शी वाज 800 ग्राम्स। बहुत टाइम तक NICU में रही, इनिशियली टर्बुलेंट कोर्स, वेंटिलेटर एंड अदर थिंग्स। अल्टीमेटली बेबी सर्वाइव्ड एंड पेरेंट्स वेर सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको पहले एक बोला गया था कि जब दूसरे हॉस्पिटल में थे कि बच्चा के बचने के चांसेस है नहीं, तो फिर उन्होंने उसका नाम नूरा रखा। दूसरा बेबी जो है, शी वॉज बोर्न एट 27 वीक्स। डॉक्टर बसंती ने उसका सिजेरियन किया था, बिकॉज जो वो ब्लड फ्लो मैंने बोला कम होता है, तो उसकी वजह से उसको पहले ही निकालना पड़ा था। तो बेबी ऐसे ही 2-2.5 महीने NICU में रहा। फिर अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह बेबी डिस्चार्ज, एंड उन्होंने भी नाम नूरा रखा, नूरा हॉस्पिटल के नाम पे। एंड बोथ ऑफ द बेबीज, जो पहला वाला मैंने आपको बोला वो अभी 3 साल की हो गई। शी इज, वो इतनी क्यूट है, शी हैज दैट ब्लू आईज। वो आती है मेरे पास, इतनी क्यूट है। अनदर वन इज आई थिंक 8-9 months old now. ओके, तो यूजुअली एज अ पीडियाट्रिशियन या जो आपके वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं, कितना रिलीविंग मोमेंट होता है जब एक बच्चा जिसके सर्वाइवल चांस काफ़ी कम होते हैं और वो सर्वाइव कर जाता है विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, बट जब वो सर्वाइव करता है फिर आप उन्हें डिस्चार्ज करते हैं, तो कैसा मोमेंट रहता है वो यूजुअली आपके लिए? जो NICU होता है ना, वो मतलब उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ मिरेकल्स। तो आप मिरेकल्स होते हुए देखते हो वहाँ पे। आपको रिसेंटली एक बच्चा हमने डिस्चार्ज किया। दैट बेबी वाज बोर्न प्रीमैच्योर एट अराउंड 28 वीक्स। दे वर ट्विंस। तो अराउंड 9 kg 900 ग्राम्स का बच्चा था। इनिशियली ऑन CPAP, इम्प्रूव्ड। देन 3rd वीक में बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो उसको वेंटिलेटर पे हमें डालना पड़ा। वेंटिलेटर पे भी वो 100% ऑक्सीजन पे, जो वेंटिलेटर का मैक्सिमम सेटिंग्स है उस पे था। तो ही वॉज गेटिंग रिकरेंट कोलैप्स, लंग कोलैप्स हो रहा था उसको। मोस्ट प्रॉब्ली RSV इन्फेक्शन हो गया था, जो मैंने आपको बोला RSV सीरीज, तो उसमें लंग कोलैप्स होते हैं। तो मतलब डेली मुझे वो मदर आती थी, डॉक्टर साहब क्या है, डॉक्टर साहब क्या है। तो आई वुड मेरा एक ये है कि मैं NICU में ब्लैक एंड वाइट जो है वो बताता हूँ पेरेंट्स को, कि मतलब फॉल्स होप नहीं देता हूँ, जो है वही बताता हूँ। आई वुड टेल हर कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 100% पे हैं। इसके बाद अगर कुछ हुआ, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। बच्चा 3 हफ्ते तक वेंटिलेटर पे रहा। 3 हफ्ते तक? 3 हफ्ते तक इन्वेजिव वेंटिलेटर पे, लेकिन बिकॉज ऑफ गुड नर्सिंग केयर बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। फिर वो एक्सटुबेट हो गया, फिर वो डिस्चार्ज हो गया। एंड मतलब दैट वाज अ मिरेकल दैट आई सॉ। व्हाट वाज द फीलिंग दैट टाइम जब आपने उनकी मदर या उनके पेरेंट्स को कहा कि नाउ द बेबी इज फाइन? तो वो अलग ही फीलिंग होती है।
मतलब यू फील आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मतलब एज अ लाइक यू फील सेटिस्फाइड कि यू आर डूइंग समथिंग, आप लोगों की जानें बचा रहे हो। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता कैन है। नॉट एक्सप्रेस दैट। बिल्कुल। तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है, क्योंकि आपने नूरा हॉस्पिटल में अभी आपने कहा कि वी हैव डन ऑलमोस्ट 1500 ऐसे बेबीज हैं जो जिनका जो सर्वाइव हुए हैं वहाँ। तो इनमें से कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जहाँ 0% होप रही हो, एज अ डॉक्टर आपको लगा हो कि नो दिस इज द फाइनल स्टेज, अब शायद ये नहीं बच पाएगा, बट मिरेकल हैपेंड एंड सडनली कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से ऑल टुगेदर चेंज हुआ हो सारा सिनेरियो? बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे लगा कि नहीं बच सकता अब शायद, फिर अल्लाह ताला ने बचाया उनको। एक बच्चा है मुझे याद है, तो बच्चे के लंग्स इतने स्टिफ थे, उसको दोनों साइड से वो एक तो एक्सट्रीम प्रीटर्म था और उसको लंग्स बहुत स्टिफ थे, उसको न्यूमोथोरैक्स यानी कि मतलब हवा जमा होती थी इन द चेस्ट कैविटी, उसको चेस्ट ट्यूब डालने पड़े हमें। वी हैव टू कीप द बेबी ऑन चेस्ट ट्यूब फॉर 1 month प्लस, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो बच्ची बच गई। तो उसमें मुझे पहले लग रहा था कि 0% होप है, बेबी शायद नहीं बच पाएगा, बट ऐसा कोई अल्टीमेटली केस देख के कभी रोए हो? रोया तो नहीं हूँ, बट मतलब बहुत फील होता है, मतलब व्हेन मतलब जो ये रोने वाली फीलिंग तब आती है जब आप बहुत मेहनत करते हो एंड यू लूज अ बेबी। देखो एनआईसीयू ऐसा, आईसीयू ऐसी जगह है जहाँ पे आप 100% एफर्ट लगाते हो, लेकिन कभी कभी यू मे नॉट सक्सीड। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हैं जहाँ पे हमने पूरी मेहनत की बट वी कुड नॉट सेव द बेबी, एंड बेबी वाज वेरी प्रेशियस, बहुत टाइम बाद पैदा हुआ था। तो उस टाइम बहुत फील होता है कि वी आर नॉट एबल टू सेव, पूरी मेहनत लगाई, सब कुछ किया बट वी इन आर नॉट। इन सिचुएशंस में पेरेंट्स भी काफी हाइपर एक्टिव होते हैं। हम ये चीजें भी सुनते हैं कि पेरेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में लड़ाई हो गई, या जो अटेंडेंट्स हैं उन्होंने हाथापाई की है। बट एज अ डॉक्टर एट द सेम टाइम आप इंसान भी हैं, तो आप वो फीलिंग भी कहीं ना कहीं समझ पाते होंगे कि ये किस चीज से गुजर सकते हैं। डॉक्टर अल्टीमेटली बस एक जरिया है किसी को बचाने का, लेकिन तो वो चीजें जो होती है, ऐसे हाइपर एक्टिव पेरेंट्स आते हैं, वो कैसे डील करते हैं? तो जब मुझे व्हेन आई वाज प्लानिंग टू सेट अप एन आईसीयू इन प्राइवेट सेक्टर हियर, तो मैंने अपने सीनियर से यही बात पूछी थी कि मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि मैं कश्मीर में एक एन आईसीयू स्टार्ट करूँगा प्राइवेट में। तो मैक्सिमम ने बोला कि यार पॉसिबल नहीं है यहाँ प्राइवेट में एन आईसीयू खोलना, क्योंकि यहाँ के लोगों का टेम्पर वैसा नहीं है। बच्चा अगर मर गया तो लोग बहुत हाइपर हो जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। बट मैंने अब माइंड बना लिया था कि नहीं, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि जो सर्विसेज आप अवेलेबल हैं अभी वर्ल्ड में, वो जो आप दे सकते हो, तो उससे बहुत सारे बच्चों की जान बच सकती है। तो फिर जब हमने यहाँ स्टार्ट किया एनआईसीयू, आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आईसीयू में काम करते हो, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इन अ गुड वे टू द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हम दिन में 3-4 बार पेरेंट्स को अपडेट देते हैं। मॉर्निंग में हम राउंड करते हैं, उसके बाद 11 बजे पेरेंट्स को अपडेट जाता है कि बच्चे की क्या कंडीशन है, कितने चांसेस है सर्वाइवल के, क्या-क्या प्रॉब्लम है, ओवरनाइट क्या हुआ, अब क्या करना है हमें। तो सारा बैठ के वो सारे एक-एक करके आते हैं, उनको हम काउंसलिंग प्रॉपर करते हैं। फिर जो अगर बच्चा सिक हो जाता है, वी अगेन कॉल देम, वी काउंसल देम। तो वी हैव नॉट हैड ऐसा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई एपिसोड नहीं हुआ हमारे यहाँ कि पेरेंट्स ने ऐसा किया, बिकॉज वी बिलीव कि communication is very important, and if you communicate properly, so people will understand, because it's a ICU। तो ICU में अगर पेशेंट है तो वो क्रिटिकल होगा ही, बिल्कुल। तो वी गिव आवर बेस्ट, बट अल्टीमेटली बचाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, बट बिफोर वी एंड दिस, अगर आप इफ पॉसिबल इफ यू कैन से अस कि व्हाट आर द टिडबिट्स, खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए, उनके लिए जिनके बच्चे एनआईसीयू से घर जाते हैं, या ओवरऑल इन जनरल जब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बच्चे को घर ले जाया जाता है, तिमन पेरेंटन क्या पाइज करुन, खास तौर पे कमन चीजन हुन पाइज ख्याल थाउन, सो दैट
they won't land up in NICUs. तिमन पे ज़रूरत NICU गसन खतर की. तो इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो अगर हम देखें तो TABC बोलते हैं. तो टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इनमें कैपेसिटी नहीं होती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. तो इनको जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं तो गर्मी की ज़रूरत है, हाइपोथर्मिक नहीं होना चाहिए बच्चा, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, और प्रॉपरली फीड करना है बच्चे को, 2-2 घंटे में फीड करना है. ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट गिफ्ट ए मदर कैन गिव टू हर और हर बेबी. तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान देना है. अगर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कभी मतलब इलनेस है या कुछ है, देन अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन दैट इज रिक्वायर्ड. ऐसे ही नहीं फार्मूला देना है, क्योंकि फार्मूला वर्सेस ब्रेस्ट मिल्क इज से गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द बेबीज. और प्रॉपर वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक चीज पे मैं आपकी टेक जरूर चाहूंगा. हमारे लिए हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद कश्मीर में अभी उसका उतना ख्याल नहीं रखा जाता है. मे बी कोविड के बाद थोड़े से हम हाइजीन कॉन्शियस हो गए, बट ओवरऑल सुनिए थे हाइजीन कंसेप्ट क्यों था ज़्यादा किए. क्योंकि कोई भी आता है बाहर से हाथ धोने के बगैर, कुछ करने के बगैर, और उस बच्चे को गोद में लेता है, उसके साथ बैठता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है बच्चे की हेल्थ में. डेफिनेटली हाइजीन, मैंने जैसे बोला आपको, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे तब तक आप बच्चे को सेफ नहीं रख पाओगे. तो हाइजीन मेंटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज इन आवर रिलीजन कि हाइजीन मेंटेन रखना है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है. तो ये थे डॉक्टर तनवीर बशीर, जो कि डायरेक्टर हैं एडवांस NICU नूरा हॉस्पिटल, और इन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि NICUs में कौन से बच्चे आते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए ये कॉन्वर्जेशन इम्पॉर्टेंट रहेगी जिनके बच्चे NICUs में गए हैं और बाद में उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जाया गया है. तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचाएं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्फेक्शन एक प्राइमरी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको खतरा रहता है कि वो एक बार फिर से NICUs में आ सकते हैं. तो आज के इस शुमारे में इतना ही. बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ.